करते हैं। आपकी वर्कशीट नंबर 13, ये आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान इतिहास का पार्ट 2 है। इसको पढ़ेंगे तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। बच्चों, मुझे पता है लास्ट वीक आप लोगों को बहुत परेशानी हुई वर्कशीट में। एक्चुअली मेरे पेपर थे, इस वजह से मैं नहीं दे पाई आप लोगों को वर्कशीट टाइम पे, लेकिन इस वीक से अब मेरे पेपर हो चुके हैं। नाउ आई एम फ्री, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम सारी वर्कशीट अपलोड करूंगी। आपको सारी वर्कशीट सबसे पहले मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन। अब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि औरंगजेब जो थे वो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि औरंगजेब जो थे वो आखिरी बादशाह थे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे मुग़ल दौर के, है ना। उसके बाद जो भी बादशाह आए वो इतने ताकतवर नहीं रहे, ठीक है। जिसके बाद अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी दिखाना शुरू कर दी और सबने अपनी अपनी सल्तनतों को बना लिया। और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कहाँ आई थी, कलकत्ता में आई थी, है ना। तो उसने अपने पैर निकालने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसने भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे करते कि किस तरह से कंपनी का शासन जो है वो फैलता चला गया। तो लिखा है, आरंभ काल में बक्सर की लड़ाई जो कब हुई थी, 1764 में हुई थी, के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए, ठीक है। अब ये क्या किया इन्होंने एक अपने प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, जो आपके लिए आगे आए, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप, इस क्लास का ग्रुप होता है, तो उसका मॉनिटर जो है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी आपको कोई भी कंप्लेन होगी आप मॉनिटर से कहेंगे, मॉनिटर जाके मैम से कहेगी, देन मैम जाके वो प्रिंसिपल मैम से कहेंगे, ऐसे ही होता है ना, वही चीज़ है, ठीक है। उन्हें तैनात कर दिया गया। उसके बाद था, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। उनका काम क्या था, कंपनी के जो भी हित है उनकी रक्षा करना, यानी उनके फेवर में बोलना एक तरह से, ठीक है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे, ठीक है। यानी कि अब वो भारत जो हमारे अपने अंदरूनी मामले थे उनमें भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि हमारे घर के अंदर ही खोट थी। हमारे भारत के ही लोग जा जाके अंग्रेज़ों से मिल जाते थे, जिसके बाद वो अपने भारतीय लोगों को धोखा दे देते थे, है ना। अब यहाँ लिखा है, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक सिंध भी थोप दी, ठीक है। यानी अब ये क्या है, सहायक सिंधी थोप दी, यानी उनको कहा कि तुम अब हमारे अंडर काम करोगे। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्रता सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। आ गई बात समझ में, यानी अब वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकते। क्यों? उन्हें डर लगता था कि अगर इनके पास सेना होगी, किसे, अंग्रेज़ों को, है ना, कि अगर ये अपने पास सेना रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये चुप्पे चुप्पे ताकतवर बन जाए और हमें फिर से भगाने की कोशिश करें। इसलिए कंपनी ने क्या करा कि वो लोग अब अपनी सेना नहीं रख सकते, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। यानी अब कंपनी उनके लिए अच्छा बन के दिखाती थी कि देखो हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अपनी सुरक्षा कर रही थी कि अगर हमने इनको खुला छूट दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर चढ़ के आए। और इसी सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासन कंपनी को रकम देती थी। अगर भारतीय शासन रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। आ रही समझ में बात, डबल पॉलिसी चल रहे थे ये लोग। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेल्जी गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब, ठीक है, अवध किसको कहा जाता है, लखनऊ की आगे एक जगह है ना, एक तरह से अब लखनऊ को ही माना जाता है अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मंजूर किया गया। यानी ठीक है, हमने वो मान ली गए कि ठीक है हम अपना आधा इलाका दे देंगे। क्यों? क्योंकि वे सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। यानी सहायक सेना जो उन्होंने रखी थी वो रकम अदा नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्हें अपना आधा देना पड़ा। इसी आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए, ठीक है ना। तो ये इनकी क्या थी, ये अपनी पॉलिसी थी इनकी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, सीधी लड़ाई, है ना। अब यहाँ आपका क्या है, देखिए, सीधी लड़ाई। अब क्या हुआ, आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सेना टकराव का रास्ता भी अपनाया। यानी जब कंपनी को ये लगा ना कि ये लोग भैया नहीं मानने वाले, ये हिंदुस्तानी, ये सब एक हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके और हमारे ऊपर चढ़ के आते हैं, तो कंपनी ने कहा बेटा अब रुको, अब तुमसे लड़ाई भी लड़ेंगे। तो कंपनी ने डायरेक्ट फौजें उतार के लड़ाई भी शुरू की थी।
इसे हम निम्न 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। यानी अब जो है इस तरह से डायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने क्या होता है, डायरेक्ट सीधा, कि हम अपनी सेना ला रहे तो अपनी सेना लगाओ, लड़ाई लड़वाओ, देखे कौन जीतता है। तो इसके 2 उदाहरण यहाँ आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है मैसूर का, जो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है मराठों से जो लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान के साथ क्या लड़ाई हुई थी और मराठों के साथ क्या हुई थी। तो देखिए, हैदर अली यानी जो 1761 में पैदा हुए थे और 1782 में मर गए थे, ठीक है। और उनकी विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जो 1782 से बने थे और 1799 तक चले थे, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, क्योंकि कहा जाता है टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है। और उनका एक तो जो तलवार चलाते थे ना, उनका तलवार का स्टाइल बहुत अच्छा था। खैर चलिए, मैं तो कभी पर्सनली तो मिली ही नहीं हूँ जो मैं बताऊँ, लेकिन जो कहा गया है उसी सुनी सुनाई बातों को मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अब क्या लिखा है, मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। लेकिन जो मालाबार के पास जो व्यापार चल रहा था वो किस में आ रहा था, मैसूर की रियासतों के उसमें आ रहा था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, ठीक है। अब आप तो पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कंपनी ने समुद्र के किनारे के इलाकों पर जहाँ पे अच्छी अच्छी फसलें होती थी उन्हें अपने कब्जे में करा था, ताकि हमें सस्ते दामों पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाए। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के लिए जो निर्यात हो रहा था उसको रोक दिया। कहा नहीं, अब हम अपनी जो काली मिर्ची और इलायची है वो हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अपनी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। यानी उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग भी इनके साथ व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। यानी अब उसने क्या किया, वो फ्रांसीसी लोगों के साथ मिल गया, क्योंकि ये ब्रिटिश थे ना, तो वो जाके फ्रांसीसी लोगों के साथ मिल गया। और आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, अपनी सेनाओं को मोनेटाइज कर, मतलब मॉडर्नेशन की तरफ ले गए, उनको मतलब ताकतवर बनाया, उनके लिए नए नए हथियार वगैरह इकट्ठे किए। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। आग बबूला होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है गुस्से में आना, है ना। तो उनको लगा, अच्छा जी बेटा, तुम फ्रांसीसी लोगों से मिलके हमारे खिलाफ साजिश करोगे। तो मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार लड़ाई हुई, ठीक है। कब कब हुई, एक जो चली 67 से 69 तक चली, 2 साल यहाँ चली, फिर 80 से 84 4 साल वहाँ चली, फिर 90 से 92, ठीक है, 2 साल वहाँ चली, और उसके बाद लास्ट में 1990 में हुई, 1999 में हुई, जबकि 1799 में जंग हुई। तो इस तरह से 4 युद्धें चली उनकी, ठीक है, 4 बार लड़ाई हुई। श्री ग्रमट्रम की जंग यानी कि जो 1799 में हुई, टीपू सुल्तान मारे गए। ज़रूर कोई ना कोई अंदर से धोखेबाज होगा, इस वजह से उनको मार दिया गया, या अंग्रेज़ों ने कोई पॉलिसी चली होगी, है ना। बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे थे बेचारे जिनको अंग्रेज़ों ने धोखे में, फ्रॉड में, है ना, अपनी तरफ से करके मार दिया। तो वही चीज़ें हैं कि पता है, हमारी जो आज हम देश आज़ाद है इसके पीछे बहुत सारे लोगों के बलिदान हुए हैं, बहुत सारे लोगों का खून बहा है। आप उनकी जाति या धर्म मत पूछें, ले आप ये देखें कि वो है किस वतन से, हिंदुस्तान से, है ना, और उन सब का खून बहा है। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा देश है, इसे हमें बचाना है और आगे बढ़ाना है, ताकि कोई और फिर से इनके ऊपर कब्जा ना कर ले, ठीक। तो अब टीपू सुल्तान को क्यों मारे बेचारे, अपने देश के खातिर ही तो मरे। उन्होंने कहा नहीं घुसने देंगे हम तुम्हें। और मैसूर का राजकाल पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, और इसी के साथ जो मैसूर पर जो भी थी वो सहायक संधि जो थी वो थोप दी गई, ठीक है। आपको पता है ना सहायक संधि क्या थी, कि वो सेना देते थे और कहते थे आप सेना का खर्चा उठाओ, और अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपको कहते थे आपका आधा इलाका हम रख लेंगे कंपनी। तो ये चीज़ें अब आपने एक पढ़ा टीपू सुल्तान का युद्ध। अब दूसरा पढ़ते हैं मराठों से जो लड़ाई हुई। ये 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। यानी 18वीं शताब्दी जब आखिर में आई तो कंपनी को लगा कि ये मराठे जो हैं ये बहुत ताकतवर हो रहे हैं। तो कंपनी ने कहा इनको भी मज़ा चखाना पड़ेगा। अब कंपनी ने क्या करा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली जो था उसको शासन में क्या करा, चला गया, और चलाने का मराठों को सपना चूर चूर हो गया। यानी कि तीसरी जंग में ये लोग हार गए, और इन्हें जो लग रहा था कि हम दिल्ली को अपने आप से चलाएंगे, वो सपना इनका चूर चूर हो गया। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधियों, होलकर, गायकवाड़ और
भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। अब क्या हुआ देखिए, ये करते अंग्रेज़ों की जो मेन पॉलिसी थी वो यही थी, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। ये सारे सरदार एक पेशावर यानी कि सर्वोच्च मंत्री है ना के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब यहाँ क्या लिखा, महाजदी यानी कि महादी जो संधियाँ थी उनके नाना फैंस दो प्रसिद्ध मराठे योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सलाबाई सिंधी के साथ खत्म हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था, यानी मतलब वो जो ड्रॉ हो जाता है ना, मैच ड्रॉ हो गया, वो ड्रॉ हो गया था। दूसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1805 में हुआ। ठीक है, मोर्चों पर लड़ाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जों में आ गए। अब आपको पता है, देखिए क्या होता है जब इंसान पॉलिसी चलने लगता है ना, जब उसके दिमाग में खुराफात आ जाए, शैतानी आ जाए, तो फिर उससे कोई नहीं जीत सकता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अंग्रेज़ों के दिमाग में ना वो शैतानी, वो चालबाजी थी, तो इस वजह से आप उनसे नहीं जीत पाए। अब देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी की गलती होती है और हर किसी के कुछ ना कुछ अपने मकसद होते हैं। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं हमने भी कुछ गलतियां करी जो हमारी, और कहीं कहीं उन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसी चली जिसकी वजह से वो जीत भी गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन क्या था, लेकिन यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि अंग्रेज़ों ने अपने आए तो यहाँ तिजारत के गर्ज से थे, लेकिन अपने लालच को पूरा करना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। ठीक है, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो यमुना और ये सब थे, ये सब अंग्रेज़ों के कब्जे में चले गए। अतः 1817 से 19 के जो तीसरा अंग्रेज़ी मराठा युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया, इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया कि अब तुम चुपचाप यहाँ बैठोगे मुंह बंद करके, और जो हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं उससे खाओ पियो मज़े करो। ठीक है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उससे क्या नाम है, जो आपके पेशवा थे उनसे ये कहा गया, उनसे कहा गया आप पेंशन लो और चुपचाप अपने घर में बैठो। अब विसंध के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो अब आपने देखा किस तरह से धीरे 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 ये फैलते हुए पूरे में फैल गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो किस प्रकार कब्जा किया, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि जो ये सहायक गठबंधन था, यानी जो संधि थी, इसके ज़रिए इन्होंने क्या करा था, इसके अनुसार उन्होंने शर्त रखी थी कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आप सेना नहीं रख सकते, इसलिए आपको कंपनी वो जो है सुरक्षा देगी। लेकिन उसके बदले कंपनी ने क्या कहा कि हम आपको जो सुरक्षा देंगे आपको भुगतान यानी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी। अब कोई इंसान अगर उसकी कीमत नहीं चुका पा रहा था तो उसको दंड के रूप में, यानी उसको जो सज़ा दी जाती थी उसके तौर पे क्या किया जाता था कि उसकी जो ज़मीन होती थी वो अपने हित में कर लेते थे। कौन, अंग्रेज़ी फौज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप ये पूरा लिख लेंगे आंसर। बच्चों मैंने बहुत छोटा आंसर लिखने की कोशिश करी है, इससे छोटा नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसे ही लिखेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो अंग्रेज जो थे वो टीपू सुल्तान से क्यों गुस्सा थे और उस लड़ाई के बाद क्या रिजल्ट निकले, जीते हारे क्या हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहले आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि 1785 में टीपू सुल्तान से जो लड़ाई हुई वो टीपू सुल्तान ने जो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची ये सब चीज़ों का निर्यात बंद कर दिया था, और अपने स्थायी व्यापारी जो थे है ना उनसे भी कह दिया था कि कोई भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, और उसके अलावा भारत के जो फ्रांसीसी से के साथ संबंध अच्छे कर लिए उसने, और सेना को भी अच्छा कर लिया। तो इन सब चीज़ों में जो ये अच्छा कर रहा था ना सब कुछ, तो अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि कहीं ये मेरे ऊपर ही, मेरे
ऊपर हमला ना कर दे। इसीलिए अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। किनसे? टीपू सुल्तान से। ठीक है, चलिए अब उसका असर क्या हुआ, चलिए इसका आंसर देखते हैं। असर ये हुआ कि 1799 की जो लड़ाई हुई उसमें टीपू सुल्तान जी को मार दिया गया। ठीक है, और मैसूर को जो है वो कब्जा कर लिया गया और ये इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अब देखिए अंग्रेज जिस चीज़ को अपने अंडर में लेते थे वहाँ खुद नहीं बैठते थे, छोटे मोटे अपने किसी नौकर को बैठाल देते थे जो बिल्कुल पूरी तरह से इनका गुलाम हो, इनके खिलाफ एक लफ्ज़ ना बोले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, मराठा जो संघ थे के प्रमुख के राजवंश कौन से थे। ठीक है, इसके मराठा संघ के जो प्रमुख राजवंश थे वो कौन थे बताइए, और ये संघ किस प्रकार से शासित था, यानी किस प्रकार से शासन करता था, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये आपके जो थे ये चारों उसके थे ना, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ठीक है, और भोसले, ये सारे राजवंश थे जिनके जो सरदार था, जो इनका प्रमुख था, उसको क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। ठीक है, ये कहाँ रहता था? ये आपके पुणे में रहता था और इन सब चीज़ों पे ये नज़र रखता था कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। और इनके जो मेन जो थे वो कौन थे? महाजी सिंधिया और नाना फैंस, दो प्रसिद्ध मराठा सैनिक और राजनेता थे। तो अब ये आंसर पूरा लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया, यानी किस तरह से उनको हराया, किस तरह से उनको अपने कब्जे में कर लिया, आपको अब ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको अपने कब्जे में करा था मराठों को। अब देखिए ये आपका लास्ट आंसर है, आप इसे लिखेंगे कि 1817 से 1919 तक जो जंग चली थी ये मराठे के साथ तीसरा युद्ध था जिसने मराठी की शक्तियों को कुचल के रख दिया था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, पेशवा को हटा दिया गया, उन्हें पुणे से बुला लिया गया और कहाँ ले जाके बंद कर दिया गया? कानपुर में ले जाकर डाल दिया गया और कहा गया भैया अब तुम पेंशन लो, चुपचाप बैठो। ठीक है, पेंशन देना शुरू कर दी। और इसके बाद जो सारा एरिया था वो सब किनके कब्जे में आ गया? अंग्रेज़ों के, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। तो आप ये आंसर भी पूरा लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।